हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पादप जनन की विशिष्ट विधियां, और उनमें से हमने पादप जनन की 4 विशिष्ट विधियां असंजनन, अनिषेक, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो कायिक प्रवर्धन था ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा। असंजनन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, और बचे दो अनिषेक बीजता और सूक्ष्म प्रवर्धन। ये अनिषेक बीजता भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और सूक्ष्म प्रवर्धन बायोटेक्नोलॉजी में आने वाला है। तो हम इन दोनों की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम ये दो विधियां अनिषेक बीजता और सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं अनिषेक बीजता। एगेमोस्पर्मी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एगेमोस्पर्मी। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी। देखो, ए मीन्स होता है बिना, और गेमो से बना है गेमोस। गेमोस होता है निषेचन, और स्पर्म से बना है स्पर्मा, यानी कि इसका बीज, यानी कि बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। तो स्टूडेंट सुनना, इसमें बीज का निर्माण तो होता है, इस विधि में अनिषेक बीजता में बीज का निर्माण होता है, और बीज द्वारा ही पौधे का प्रवर्धन होता है। लेकिन बीज के निर्माण में अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होता है। फिर से सुनना, बिना निषेचन के बीज निर्माण, इसमें पौधे का प्रवर्धन, पौधे का विकास तो बीज द्वारा ही होता है, लेकिन बीज के निर्माण में, बीज के विकास में अर्धसूत्रण वह निषेचन नहीं होता है। बिना निषेचन अर्धसूत्री विभाजन के बीज का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन के होता है, तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता। देखिए क्या कहेंगे अपन? जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका अथवा असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के होता है, तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कि जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बीजांड की
किसी भी द्विगुणित कोशिका से अथवा असामान्य द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के होता है। अगर बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका अथवा द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से होता है तो उसको क्या कहेंगे अपन? अनिषेक बीजता। ये पहले क्या है, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें जो बीज बनेगा वो कैसा होगा? वो बीज भी द्विगुणित ही होगा। बीज भी कैसा होगा? वो द्विगुणित ही होगा। लेकिन इसके एक चीज और सुनना, जो कि एक ही इसमें किससे हुआ है? बीजांड या भ्रूण कोश। तो इसमें मात्रिक लक्षण ही होते हैं। इससे एक लक्षण होता है, यानी कि इसमें केवल मात्रिक लक्षण ही होते हैं। और ये क्या हो गया इसका? क्लोन, ठीक है। इसका भी बहुत सारे प्रकार हैं अनिषेक बीजता के, जबकि इसका एक मुख्य जो प्रकार है वो है अपस्थानिक भ्रूणता। क्या है? अपस्थानिक, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो इसका भी प्रकार है। ओके, तो देखिए फिर से, एक बिना गैमस निषेचन स्पर्मा बीज, अर्थात इसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। इसमें बीज का निर्माण तो होता है और बीज द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है, यानी पादप का निर्माण होता है। लेकिन बीज निर्माण में अंगसूत्रण में निषेचन नहीं होता, ठीक है ना। अर्थात अपन इसको ये कह सकते हैं कि जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से अथवा असामान्य द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता। और इसमें जो बीज बनता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। और इसके समस्त लक्षण ये किस प्रकार का होगा? बीज मात्रिक पौधे के लक्षण होंगे इसमें, ठीक है। इसमें केवल मात्रिक लक्षण ही होंगे और इसके भी विभिन्न प्रकार हैं। और उनमें से एक मुख्य जो प्रकार की बात करते हैं अपन यहाँ, तो वह है अपस्थानिक भ्रूणता, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी। तो ये था अपना केवल एक छोटा सा टॉपिक था अनिषेक बीजता। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सूक्ष्म प्रवर्धन की। माइक्रो प्रोपेगेशन, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट थर्ड विधि की बात करते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो स्टूडेंट्स, ये माइक्रो प्रोपेगेशन होता क्या है? आपने पहले पढ़ा होगा, कभी सुना होगा उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। किसी भी पादप का कोई उत्तक या अंग या कोशिका या प्रोटोप्लास्ट कुछ भी लेकर के और उसका सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा उसको संवर्धित करके, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा उसको संवर्धित करके और एक नया पौधा पादप तैयार किया जा सकता है। और ये पद्धति, ये जो क्रिया है, ये कहलाती है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पादप प्रजनन की इस तकनीक में क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना कि पादप प्रजनन की इस तकनीक में पादपों पर प्रोटोप्लास्ट, जब अभी मैं कहूं प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है जीव जगत, प्रोटोप्लास्ट कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों अथवा संपूर्ण तंत्र को पृथक करके इन्हें रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर निर्जलीकृत एवं नियंत्रित अवस्थाओं में संवर्धित किया जाता है। फिर से सुना, पादप प्रजनन की इस विधि में क्या होता है? पादप प्रजनन की
विधि में पादपों के प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्य को, उत्तकों, अंगों, कोशिकाओं अथवा संपूर्ण तंत्र को पृथक करके इन्हें रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर निर्जमीकृत एवं नियंत्रित अवस्थाओं पर संवर्धित किया जाता है और इन कोशिकाओं अथवा उत्तकों से पात्रीय संवर्धन द्वारा कैलस अथवा परलोह का निर्माण होता है। कैलस अथवा परलोह का निर्माण होता है। देखो अपन क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत पादपों के उत्तक लेते हैं या अंग या कोशिका या प्रोटोप्लास्ट, इनको लेकर के और निर्जमीकृत कर नियंत्रित अवस्था में उचित माध्यम में इनका संवर्धन किया जाता है और संवर्धन के बाद इनसे परलोह या अपन कहें सबसे पहले जो सूक्ष्म असंख्यिक कोशिकाओं का समूह जो बनता है उसको कहते हैं कैलस। कैलस बनता है या परलोह का निर्माण होता है और इस कैलस से परलोह से इस कैलस से परलोह का निर्माण और जड़ों का निर्माण होता है और ये किसमें बदल जाता है, एक नए पादप में विकसित हो जाता है, एक नए पादप का रूप ले लेता है। इस तकनीक को उत्तक संवर्धन कहते हैं। ये तकनीक ही क्या कहलाती है, उत्तक संवर्धन कहलाती है कि किसी भी पादप के उत्तक अंग कोशिका या प्रोटोप्लास्ट का उचित माध्यम में नियंत्रित अवस्थाओं में निर्जमीकृत करके नियंत्रित अवस्थाओं में संवर्धन करके और क्या बनता है, सबसे पहले कैलस का निर्माण होता है और इस कैलस से परलोह जड़ों का निर्माण होता है, जड़ों की उत्पत्ति होती है परलोह से, यानी इस कैलस से परलोह और जड़ों का निर्माण होता है और एक नया पादप विकसित हो जाता है और ये तकनीक क्या कहलाती है, उत्तक संवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है ये, उत्तक संवर्धन कहलाती है। और इस पात्रीय संवर्धन यानी पात्र में किया जाता है नियंत्रित अवस्था में, इस पात्रीय संवर्धन द्वारा दृढ़ीकृत एवं वातानुकूलित करके इनको पादपों को कहां स्थापित कर दिया जाता है, प्राकृतिक अवस्थाओं में स्थापित कर दिया जाता है। तो अपन ये कहेंगे लास्ट से जो निकल कर आती है इसकी परिभाषा, उत्तक संवर्धन विधि द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पादपों के संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि उत्तक संवर्धन द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पौधों के संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। देखिए उत्तक संवर्धन द्वारा, किसके द्वारा, उत्तक संवर्धन द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पौधों के संवर्धन को ही क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, सूक्ष्म संवर्धन कहते हैं। किसके द्वारा, उत्तक संवर्धन द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पौधों के संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। देखो इस विधि में फिर से सुनना एक बार कि इस विधि में किसी भी पादप के उत्तक या अंग या कोशिका या कोशिकाओं का समूह या उत्तक संपूर्ण तंत्र या प्रोटोप्लास्ट लेकर के और उसको निर्जमीकृत कर, कैसे निर्जमीकृत कर अनुकूलित परिस्थितियों में या नियंत्रित परिस्थितियों में उसका संवर्धन किया जाता है पात्र में, एक विशिष्ट पात्र में जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, नियंत्रित अवस्थाएं होती हैं, उसमें उसका संवर्धन किया जाता है। और संवर्धन ये जो करने की तकनीक है इसको अपन कहते हैं उत्तक संवर्धन।
क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन, और इसके द्वारा एक नवोद्भिद पादप विकसित होता है, जिसको अपन सबसे पहले जो विकसित होता है उसको कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, कैलस। बाकी इसके बारे में विशिष्ट वर्णन जो अपन पढ़ेंगे वो आएगा बायोटेक्नोलॉजी, ये वो आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, तो अपन बाद में इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ इतना ही है, आप इसकी परिभाषा डेफिनेशन याद रखना कि उत्तक संवर्धन द्वारा व्यवसायिक स्तर पर पौधों के संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए इसमें इसको सूक्ष्म प्रवर्धन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विधि द्वारा कम समय, देखो सूक्ष्म प्रवर्धन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विधि द्वारा कम समय व सीमित स्थान यानी कम स्थान पर असंख्य पादपों को विकसित किया जा सकता है। कम समय में सीमित स्थान में असंख्य पादपों को विकसित किया जा सकता है, और इस तकनीक द्वारा या इस तकनीक पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तकनीक पर, इस टेक्नोलॉजी पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ओके, तो ये था अपना सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए इसमें नेक्स्ट, इसके बाद में फोर्थ विधि अब कायिक वर्धनन, कायिक जनन हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं बहुभ्रूणता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं बहुभ्रूणता की। आपको इस नाम से पता चल रहा होगा बहुभ्रूणता, यानी कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूणता पाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, जबकि कुछ पादप, कुछ बीज ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक भ्रूण भी विकसित होते हैं। लेकिन जो एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं उनमें केवल एक ही भ्रूण सक्रिय होता है, ठीक है ना, बाकी सारे भ्रूण क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो देखिए बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, एक ही बीज अथवा बीजांड निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। और ये जो बहुभ्रूणता है ये पादपों और जंतुओं दोनों में हो सकती है, ठीक है। इस बहुभ्रूणता का सर्वप्रथम अध्ययन संतरे में किया था, संतरे के बीजों में, और किसने किया था, ल्यूवेनहोक ने 1719 में किया। एक ही बीज बीजांड या निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को ये क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये बहुभ्रूणता पादपों में भी हो सकती है, जंतुओं में भी हो सकती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, ल्यूवेनहोक ने। नाम से परिचित होंगे आप, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, और इनमें से केवल एक भ्रूण ही सक्रिय होता है, बाकी समस्त भ्रूण क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और अनावृत बीजी पादपों का ये बहुभ्रूणता
पादपों में मुख्य लक्षण है बहुभ्रूणता, जबकि आवर्त बीजी पादपों में कुछ ही आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। जैसे अपन बात करें मीठो गुल की, जामुन, तंबाकू, प्याज, ठीक है ना, इन सब में क्या पाई जाती है? इन सब फूलों में, कुछ ही फूलों में पाई जाती है आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता। तो इनमें होती है। ओके, एक और देखिए, एक अधिपादप है वेंडा। ठीक है, अधिपादप। इस अधिपादप में सभी भ्रूण परिपक्व होते हैं। वेंडा अधिपादप में बहुभ्रूणता पाई जाती है और जितने भी भ्रूण विकसित होते हैं सारे क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। अभी मैंने यहां कहा था कि एक से अधिक भ्रूण विकसित तो होते हैं लेकिन ये परिपक्व नहीं होते हैं, केवल एक भ्रूण ही परिपक्व होता है। लेकिन एक इसका अपवाद है, अधिपादप है वेंडा, ठीक है, और इस वेंडा में सारे भ्रूण परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसी में बहुभ्रूणता के कारण। देखिए नंबर 1, प्राक भ्रूण के विदलन से। प्राक भ्रूण क्या होता है? युग्मनज। और युग्मनज में क्या होता है? सबसे पहले जब ये भ्रूण में विकसित होता है तो इसमें क्या होता है? विदलन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विदलन और विभाजन दोनों अलग अलग होता है। विदलन के दौरान कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन आकार नहीं बढ़ता, जबकि विभाजन के दौरान कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ आकार ही बढ़ता है। तो जब भ्रूण का निर्माण होता है तो सबसे पहले युग्मनज में विदलन होता है और विदलन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो प्राक भ्रूण में, ये प्राक भ्रूण युग्मनज है विदलन से। कई बार क्या होता है, देखो प्राक भ्रूण में जब विदलन होता है तो उसमें जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक कोशिका से एक नया भ्रूण विकसित हो जाता है। ऐसा जंतुओं में भी होता है, जिसमें अपन कहें यमज, जुड़वा। और जुड़वा की जब विदलन के दौरान जब ये युग्मनज विदलन करता है तो एक से दो जब बनते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो दोनों से क्या होंगे? सेम शिशु उत्पन्न होंगे, सेम शिशु विकसित होंगे। ओके, तो फर्स्ट है प्राक भ्रूण के विदलन से। नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी, किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास, ठीक है। भ्रूण कोश में अंड कोशिका निषेचन द्वारा से तो भ्रूण का निर्माण होता ही है, जबकि इसके अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भी अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको भी क्या कहेंगे अपन? बहुभ्रूणता। भाई इसके साथ एक भ्रूण तो विकसित होता ही है अंड कोशिका से, और इसके अलावा भ्रूण कोश के अन्य किसी कोशिका से भी अगर भ्रूण विकसित हो जाता है तो ये भी क्या होगी? बहुभ्रूणता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड की। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का विकास। देखो
अधिक भ्रूण विकसित होंगे। ये भी क्या हुई, बहुभ्रूण। और नंबर 4 की बात करते हैं। बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की किसी भी कोशिका से या किसी भी कोशिका की सक्रियता से भ्रूण का विकास। हमने पहले पढ़ा है कि बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 प्रकार हैं जिससे बहुभ्रूणता, ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से पादपों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब हम इनका विस्तार से चर्चा करते हैं, इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ। तो फर्स्ट जो है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राक विदलन से। देखो इसको अपन यूं कह सकते हैं विदलन बहुभ्रूणता। कह सकते हैं इसको। देखो ये क्या है, प्राक भ्रूण के विदलन से, तो अपन इसको कह सकते हैं विदलन बहुभ्रूणता। पहला जो प्रकार है बहुभ्रूणता का वो कौन सा है, विदलन बहुभ्रूणता। ये कारण प्रकार है, ठीक है। तो देखिए विदलन बहुभ्रूणता, जब प्राक भ्रूण में, अभी मैंने बताया है कि जब प्राक भ्रूण या युग्मनज में विदलन होता है तो विदलन के दौरान ये कोशिकाएं जब अलग अलग हो जाती हैं तो इससे अलग अलग भ्रूण विकसित होते हैं। इसको कहते हैं अपन विदलन बहुभ्रूण। यूलोफिया आर्किड में, इसमें यूलोफिया आर्किड में 3 प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। कितने प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है यूलोफिया आर्किड में? 3 प्रकार की। बात करते हैं पर नंबर 1, सुनना इसको। देखिए इसमें क्या होता है, नंबर 1 की बात करें अपन कि युग्मनज में अनियमित कोशिका विभाजन से कोशिकाओं का एक पिंड बनता है, कोशिकाओं का एक समूह बनता है, और जो निभाग की ओर होती है कोशिकाएं, कोशिकाओं का समूह जो निभाग की ओर होता है, उससे अनेक भ्रूणों का विकास होता है, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं अपन। प्राक भ्रूण से कलिकाएं विकसित होती हैं और इन कलिकाओं से किसका विकास हो जाता है, भ्रूण का। ये नए पादप के रूप में वृद्धि करते हैं, ठीक है। नंबर 3 देखिए, प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा से एक भ्रूण विकसित होता है। हमने 3 कारण पढ़े इसके। यूलोफिया आर्किड में 3 प्रकार की बहुभ्रूणता पाई। नंबर 1 पर हमने पढ़ा कि प्राक भ्रूण या युग्मनज में अनियमित कोशिका विभाजन होता है और जिससे कोशिकाओं का एक समूह बनता है, एक पिंड बनता है, और निभाग की ओर स्थित कोशिकाओं से प्रत्येक कोशिका से एक भ्रूण विकसित, एक भ्रूण का अंकुरण होता है। नंबर 2 पे हमने पढ़ा कि प्राक भ्रूण से कलिकाएं विकसित होती है और इन कलिकाओं से ही भ्रूणों का निर्माण होता है। और नंबर 4 पे ये जो भ्रूण है ये शाखित होता है, प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है, प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा से एक भ्रूण विकसित होता है। तो ये था विदलन बहुभ्रूणता। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास। देखिए भ्रूण कोश में कितनी कोशिका होती है? 7 कोशिका और 8 केंद्र। निभाग की ओर ये प्रतिमुखी कोशिका,
बीजांड वाली और बीच वाली अंड कोशिका तो ये कहलाती है सहायक कोशिका और बीच में होती है द्वितीय केंद्रक कोशिका। हमने बढ़ाया कि अंड कोशिका के अतिरिक्त ये जो अंड कोशिका है निषेचन द्वारा, जब निषेचन होता है तो क्या बनता है युग्मनज और युग्मनज में विकलन से गुण में। तो हमने देखो ये यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो ये है कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास। तो अंड कोशिका के अलावा प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका या कौन सी बची द्वितीय केंद्रक कोशिका से भ्रूण का विकास होता है। और यहाँ जो भ्रूण का विकास होगा वो ये भ्रूण है ये द्विगुणित भी हो सकता है और अगुणित भी हो सकता है। अगर भ्रूण का विकास इससे हो जाता है क्योंकि यहाँ निषेचन तो करेंगे नहीं कोशिका, ठीक है, बिना निषेचन के होगा इसमें भ्रूण का निर्माण। तो देखो ये जो है इनसे ये अगुणित बीज बने, अगुणित भ्रूण बने और इससे जो बीज बनेगा इससे जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा द्विगुणित। तो ये अगुणित भी हो सकती है और द्विगुणित, ठीक है। तो इसमें बहुगुणता देखो अंड कोशिका के अलावा यदि भ्रूण कोश की किसी कोशिका से भ्रूण का विकास होता है तो ये कैसी हो सकती है अगुणित भी हो सकती है और द्विगुणित भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन थर्ड बात करते हैं बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास। कुछ आवर्त विधि पादप जैसे मैं यहां बात करूं केजुराइना मोन्टाना, इस केजुराइना मोन्टाना के बीजांड में एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास हो जाता है। और जब एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास होगा तो एक भ्रूण कोष में क्या होती है एक अंड कोशिका और जो निषेचन के द्वारा युग्मनज और युग्मनज किसमें बदल जाता है भ्रूण में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे बोलो एक से अधिक भ्रूण कोष होंगे तो एक से अधिक अंड कोशिका निषेचन द्वारा एक से अधिक क्या करेंगी भ्रूणों का विकास करेंगे। तो इसके द्वारा भी क्या होती है पादपों में बहुभ्रूणता हो सकती है, ठीक है। और लास्ट है 4 नंबर पे अपन बात करते हैं कभी कभी बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाएं सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण करती है। देखो क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि अंड कोशिका ही निषेचन के द्वारा भ्रूण में परिवर्तित होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कभी कभी बीजांड के बीजांडकाय और अध्यावरण की कोशिकाएं सक्रिय भ्रूण का निर्माण करती हैं। एक तो भ्रूण किससे विकसित होगा अंड कोशिका से और दूसरा भ्रूण किससे विकसित हो जाएगा बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से भी। तो ये भी क्या हो गई बहुभ्रूणता। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, इससे जस्ट पीछे। इसी को क्या कहते हैं बोलिए अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं या अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। जिसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ओके, तो ये थे 4 प्रकार जिनसे बहुभ्रूणता विकसित होती है पादपों में। 4 कारण थे, इन कारणों का हमने विस्तृत चर्चा की, अध्ययन किया। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं बहुभ्रूणता की सावधानी। तो देखिए कोशिका विज्ञान, पादप प्रजनन विज्ञान, आनुवांशिकी
इन सब में बहुगुणता की सार्थक भूमिका जो निम्नानुसार है। नंबर 1 बात करते हैं अपन बीजांडकाय से। अभी हमने पढ़ा था कि बीजांडकाय अथवा अभ्यावरण की किसी भी कोशिका से भ्रूण विकसित हो सकता है। तो बीजांडकाय से विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण, देखो बीजांडकाय से जो भ्रूण विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूण। अपस्थानिक भ्रूण मातृपादप के समान होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? युग्मक संलयन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, और बिना निषेचन के ही होता है। और किससे हो जाता है? बीजांडकाय। और बीजांडकाय किसका भाग है? माता युग्मकोद्भिद का, ठीक है ना। तो इसमें केवल मातृ लक्षण ही, मातृपादप के समान ही इसमें लक्षण विकसित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे। तो बीजांडकाय से विकसित भ्रूणों से प्राप्त पादप ओज से भरपूर होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जब अपन बीजांड की संरचना पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बीजांड जो काय है, बीजांडकाय वो मजबूत की कोशिकाओं से बना होता है, जो बीजांड का मुख्य भाग होता है। और बीजांड को पोषण प्रदान करने का काम भी बीजांडकाय करता है। तो बीजांडकाय कैसा होता है? बीजांडकाय से विकसित भ्रूण ओज से भरपूर होते हैं, पावर से भरपूर होते हैं। थर्ड बात करते हैं हम बीजांडकाय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं। बीजांडकाय से विकसित भ्रूण कैसे होते हैं? रोग रहित होते हैं, और इनसे विषाणु रहित किस्में विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट है एग्रिड भ्रूणों का कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। और लास्ट, इन एग्रिड भ्रूणों को, ये सुनना, एग्रिड भ्रूणों को कोल्चिसिन से उपचारित करके द्विगुणित भ्रूण में बदला जा सकता है। इन एग्रिड भ्रूणों को कोल्चिसिन द्वारा उपचारित करके समयुग्मकी वंशावली को विकसित किया जाता है। इसकी वंशावली का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है, जिनकी पादप प्रजनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये थे इसके 5 बहुगुणता के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये जो अपना 4th लेसन है आज कंप्लीट, और नेक्स्ट डे बात करते हैं अपन सेकंड यूनिट 5th लेसन के साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। विकलन बहुगुणता।